भारत सरकार द्वारा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित और कालजयी उपन्यास चित्रलेखा के रचयिता 30 अगस्त 1903 में जन्मे साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की कहानी पटा बनेठी। लीजिए प्रस्तुत है पटा बनेठी। उस दिन मैं फंस ही गया, लेकिन अगर महज इतनी ही सी बात होती तो मुझे इतना दुख न होता। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरी वजह से एक बनने वाली गृहस्थी छूट गई, एक बसने वाली दुनिया उजड़ गई। बात यूं हुई कि मैं उस दिन घर में लड़ पड़ा था। लड़ाई किस बात पर हुई थी ये तो इस समय याद नहीं, लेकिन लड़ाई ज़रूर थी और प्रथा के अनुसार मैंने अपनी श्रीमती जी के तर्कों का उत्तर अपने हाथों से दिया था। मैं जानता हूँ कि मेरी ये हरकत सभ्य समाज में बुरी समझी जाएगी, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन अवसरों पर खुजली मेरे हाथों को नहीं होती, वो श्रीमती जी के गालों को होती है। बहरहाल मैं बरामदे में बैठकर सोचने लगा, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है और दुनिया में स्त्री है, पुरुष है, यानी ये दोनों हैं और बिना एक दूसरे का काम नहीं चलता। तो जो कुछ है वो यह है, यानी सिनेमा चलने का समय हो रहा है। निहायत शानदार पिक्चर लगी है और चाय अभी तक नहीं मिली। अपनी इस बेहुदा हरकत के बाद चाय का अनशन घर में करना पड़ेगा। खैर, चाय तो बाजार में किसी होटल से भी पी जा सकती है और सिनेमा देखना ही है। पिक्चर का आज आखिरी दिन जो है, लेकिन पैसे वो तो श्रीमती जी के पास में हैं। महीने की तनख्वाह और तनख्वाह मिलने के दिन ही वो कब्जा कर लेती हैं और फिर मुझे हर एक खर्च की कैफियत देकर उनसे पैसा मांगना पड़ता है। मेरे लिए वैसे ये सुविधाजनक है, क्योंकि अगर तनख्वाह मेरी जेब में हो तो जो यार दोस्त 10-5 दिन में ही रकम हमसे वसूल कर ले जाएं, तो भला बताइए कि मैं उस वक्त अपनी श्रीमती जी से पैसे मांग सकता था। अभी तक आप मेरी श्रीमती जी को नहीं जानते। श्रीमती जी स्त्री हैं और स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। यकीन दिलाता हूँ कि मुझे उस समय पंडित त्रिवेणी लाल का आना ज़रा भी नहीं अखरा। पंडित त्रिवेणी लाल मेरे मित्र हैं, लेकिन न जाने क्यों इधर कुछ दिनों से मुझे उनकी शक्ल देखते ही कुछ अजीब सी उलझन होने लगती है। वो वकील हैं, या यूं कहिए कि वो वकील थे, जो तो बेजा न होगा, क्योंकि आजकल वकील वो नाम मात्र के हैं। नेता और समाज सुधारक वे सबसे पहले हैं। नेता और समाज सुधारक इन दोनों से ही मैं घबराता हूँ, क्योंकि तन मन धन इनमें ये पहले को छोड़कर, यानी तन को छोड़कर बाकी दो को वसूल करने की कोशिश किया करते हैं। यानी मन वसूल कर लेते हैं दिमाग चाट कर, धन वसूल कर लेते हैं चंदा मांग कर, और कभी कभी इस उपेक्षित तन को भी ऊब कर मन और धन के साथ एक चपत के रूप में देने की तबीयत होती है। लेकिन ऐसे अवसरों पर मैंने बड़े संयम के साथ काम लिया है। पंडित त्रिवेणी लाल एक महिला विद्यालय के सेक्रेटरी के रूप में समाज सुधारक हैं और हिंदू महासभा के सेक्रेटरी के रूप में नेता हैं, और मैं कांग्रेसमैन हूँ। लिहाजा हिंदू महासभा के सेक्रेटरी पंडित त्रिवेणी लाल से मेरा गहरा मतभेद है। बरामदे पर कदम रखते ही उन्होंने मुझसे कहा, यार कहो रमेश, जयराम जी की। और उनका स्वागत करने के लिए उठते हुए मैंने कहा, आओ त्रिवेणी लाल, जय हिंद। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। अपने पोर्टफोलियो से उन्होंने एक रसीद बुक निकालते हुए कहा, हाँ रमेश, तुम्हें कष्ट देना चाहता हूँ। जी, वो तो मैं रसीद बुक देखकर ही समझ गया, लेकिन साफ बतला दूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरी सारी अमानत श्रीमती जी के पास रहती है और वो आज कोप भवन में है। तो अगर उन्हें समझा सको तो उनसे 10 रुपये वसूल कर लो। 5 तुम ले लेना और 5 मुझे दे देना। आज सिनेमा जाना है।
मैं जानता था कि 10 रुपया क्या, त्रिवेणी लाल जी मेरी श्रीमती जी से 10 पैसे भी वसूल नहीं कर सकते। लेकिन मैं त्रिवेणी लाल की हिम्मत का कायल। चौखट पर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ देनी शुरू की, भाभी जी, अजी भाभी जी, मैं त्रिवेणी लाल हूँ। और तब तक आवाज़ देते रहे जब तक आंसू पोंछ कर, मुंह धोकर और साड़ी बदलकर श्रीमती जी बरामदे में नहीं आ गई। उनके आते ही त्रिवेणी लाल ने कहा, भाभी जी, अगले सप्ताह महिला विद्यालय का विशेष वार्षिक अधिवेशन मनाया जाएगा। तो बड़ी रुखाई के साथ मेरी धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, तो उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूँ। और ये देखिए जी, और आपको चंदा चाहिए, इसीलिए मुझे निमंत्रण मिल रहा है। लेकिन अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। मेरा कहना तो ये है कि महिला कॉलेज बिल्कुल बेकार की चीज़ है। स्त्री को पढ़ा लिखा के क्या होगा? उसे तो पुरुषों की गुलामी करनी ही पड़ेगी, उसके अत्याचार सहने पड़ेंगे, और मैं 1 पैसा न दूंगी चंदे में। और ये कहकर श्रीमती जी अंदर लौटने को बढ़ी, लेकिन पंडित त्रिवेणी लाल इतनी आसानी से पराजित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा, अरे भाभी जी, अरे पहले आप पूरी बात तो सुन लें, तब अपना निर्णय दें। अब श्रीमती जी को बैठ जाना पड़ा। बात यूं है, इसमें कसूर शिक्षा का नहीं है, बल्कि स्त्रियों की असहाय अवस्था का है। पुरुष स्त्री पर अत्याचार इसलिए करता है कि स्त्री निर्बल है। अगर स्त्री सबल हो जाए, यानी उसके रग पुट्ठे मजबूत हो जाएं, तो फिर देखें कि कोई पुरुष स्त्री पर कैसे अत्याचार करता है। और हाँ, देखिए भाभी जी, भारतीय स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई है। दिन दहाड़े गुंडे उन पर अत्याचार करते हैं और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती। बस इसीलिए मैंने महिला विद्यालय में बालिकाओं के लिए व्यायामशाला खोल दिया। व्यायामशाला? महिलाओं के लिए व्यायामशाला? मैंने आंखें फाड़ कर पूछा। जी हाँ, व्यायामशाला। और यही नहीं, लड़कियों को तलवार चलाने और लाठी चलाने की शिक्षा दी जाती है। रमेश, सरकार से लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, जल्दी ही उन्हें बंदूक और राइफल चलाने की शिक्षा देने का प्रबंध हो जाएगा। और अब उन्होंने मेरी श्रीमती जी से ओज भरे स्वर में कहा, भाभी जी, आप ज़रूर आइएगा, देखिएगा कि हम स्त्री को क्या से क्या बना रहे हैं। मजाल है कि अब हमारी हिंदू गृह देवियों पर गुंडे हमला कर सके। हमारी वीरांगनाएं देश की गौरव बनेंगी और हजारों, लाखों, करोड़ों लक्ष्मीबाई यहाँ पैदा होंगी। पंडित त्रिवेणी लाल के लेक्चर का असर पड़ा। हम दोनों साथ साथ घर से चले। सड़क पर जाकर 5 रुपए उन्होंने मुझे दिए और 5 रुपए खुद देकर उन्होंने कहा, देखो रमेश, आना ज़रूर, तुम्हें तो व्याख्यान भी देना होगा। तो जनाब, मेरे एक मित्र हैं और मेरे मित्र के एक सुपुत्र हैं। मित्र पहले कभी बड़े जमींदार थे, अब उनके पास बहुत बड़ा फार्म है और उनके सुपुत्र MA के विद्यार्थी हैं। ये सुपुत्र मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि साहित्य में उन्हें किसी कदर दिलचस्पी है और वो मुझे चचा कहते हैं। MA का इम्तिहान देकर इलाहाबाद से अपने पिता के फार्म पर लौट रहे थे, तो 2-1 दिन के लिए वो हमारे यहाँ उतरे। 2 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी और जिस कन्या से शादी होने वाली थी वो यहाँ महिला विद्यालय में पढ़ती थी। और मैं समझता हूँ कि ये हजरत अपनी होने वाली बीवी को भी देखना चाहते थे, क्योंकि बात बात में इन्होंने इसका इशारा मुझसे किया था। यहाँ थोड़ा सा अपने भतीजे के संबंध में और बतला देना उचित होगा। कसरते बदन, हृष्ट पुष्ट जवान, फुटबॉल कैप्टन, और पता नहीं फुटबॉल का कैप्टन बने रहने के लिए या स्वयं में दिमाग की कमी होने के कारण ये 3 साल से MA पास होने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता लखपति आदमी, वो पुत्र को फार्मिंग कराना चाहते थे, लिहाजा उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी कि बेटा इम्तिहान पास करे ही, कह दिया करते थे,
अभी खेलने खाने की उम्र है, कर लेने दो मौज, आखिरकार करनी पड़ेगी खेती ही। महिला विद्यालय के वार्षिक अधिवेशन के दिन श्रीमती जी, मैं अपने बच्चों व नौकर के अपनी समझ में 10 रुपया देने वाली सम्मानित महिला की हैसियत से घर वास्तव में मेरी श्रीमती होने के नाते दोपहर के बाद ही महिला विद्यालय में पहुंची। निर्धारित समय पर मैं भी अपने भतीजे के साथ वहां पहुंचा और हम दोनों सबसे आगे बिठलाए गए। कार्यवाही आरंभ हुई वंदे मातरम के गान के साथ और फिर हुए व्याख्यान। मुझे भी व्याख्यान देना पड़ा। अब लड़कियों के व्यायाम का प्रदर्शन आरंभ हुआ। दंड बैठक, डम्बलिंग, मुग्दर, सभी तरह की कसरतें हुई। उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने हर्ष से तालियां पीटी। मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, चचा वाकई हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है। लेकिन मैं खामोश ही रहा। इतने में ही 2 लड़कियां हाथ में लाठियां लिए हुए स्टेज पर आ गईं। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और लाठियां चलने लगी। किस जोर के साथ वार हो रहे थे और किस सफाई के साथ वार बचाए जा रहे थे। चारों तरफ वाह 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 हो रही थी। लोगों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे। और मेरे भतीजे बड़े गौर से ये द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। बीच बीच में बड़े जोश के साथ शाबाश, वो मारा, खूब बचाया, वाह 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 के नारे भी लगाते जाते थे। मैंने एक आध बार उन्हें टोका भी कि इतना शोर न करें, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वाह चाचा आज भाई तबीयत खुश हो गई। इस खुशी को जाहिर करने से कोई मुझे कैसे रोक सकता है। व्यायाम प्रदर्शन समाप्त हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टेज पर पर्दा गिरा। अनाउंसर ने पुकारा, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, 5 मिनट तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन मैं अपने भतीजे की याददाश्त की दाद देता हूँ। इस प्रदर्शन के उत्साह और उमंग में उन्हें ये बात नहीं भूली कि उनकी भावी पत्नी महिला विद्यालय में पढ़ती हैं और उन्हें देखना उनका उद्देश्य है। पर्दा गिरते ही उन्होंने मुझसे कहा, चचा कहिए अब पता लगाया जाए, चलिए होने वाली के संबंध में। हाँ ज़रूर ज़रूर, अभी 5 मिनट का वक्त है। इस बीच में लड़कियों का एक गिरोह स्टेज से उतरकर दर्शकों की कुर्सियों के पास खड़ा हो गया। एक लड़की जो पिछले पटा बनेठी के प्रदर्शन में भाग लेकर आई थी, पास में ही खड़ी थी। उनकी लाठी अब भी उनके हाथ में थी। हृष्ट पुष्ट लंबी सी लड़की, रंग सुनहरा, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर भरपूर स्वास्थ्य की लाली। भतीजे साहब ने उनसे पूछा, आपके विद्यालय में माया नाम की कोई लड़की बीए में पढ़ती है? वो लड़की तन कर खड़ी हो गई और उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ते हुए कहा, जी हाँ मैं ही हूँ महामाया। आपको मैं नहीं पहचानती, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? वाह रे मेरे भतीजे, किस खूबी के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके भाई प्रभानाथ जी का मैं मित्र हूँ। आपके गुणगान करते हुए वे नहीं आघाते, तो आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई थी, बस। तो अब आपने कर लिया मेरे दर्शन। मेरे भाई की आवारा लोगों की दोस्ती है, इसका मुझे दुख है। अब की जब मुझे मिलेंगे तब मैं उन्हें आड़े हाथे लूंगी। और वो वहां से हट गई। इस प्रदर्शन से लौटकर पहला काम जो मेरे भतीजी ने किया वो एक पत्र लिखना था, जो मेरे अपने होने वाले ससुर के नाम लिखा गया। पत्र लिखकर उन्होंने मुझे दिखाया। पत्र इस प्रकार, महोदय, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, फिर मैं काम की बात लिखूंगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करके मुझे इस नालायक को, क्योंकि एमए में 3 साल से फेल हो रहा हूं, अपना दामाद बनाने का निर्णय किया है। 2 महीने बाद मेरा विवाह होने वाला है, तो इतना परिचय काफ़ी होगा। इतना और बता दूं कि मैं हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल का कप्तान हूँ। यहाँ ये बता देना अनुचित न होगा कि मैं काफ़ी बिगड़ैल और गुस्सैल भी हूँ। फुटबॉल फील्ड पर खेल के समय अक्सर विपक्षियों के साथ मेरी घूंसेबाजी हो जाया करती है।
और कभी कभी तो 2-4 के लिए मैं अकेला काफ़ी साबित हुआ हूँ। मुझे यहाँ महिला विद्यालय में आपकी सुयोग्य सुपुत्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अनिंद्य सुंदरी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कल ही मुझे आपकी सुपुत्री के पटा बनेठी के हाथ देखने को मिले और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसकी बहादुरी तथा उसके साहस से मेरे छक्के छूट गए। अब मैं काम की बात पर आता हूँ। मैंने बहुत गौर किया और मैं अपने आप को आपकी सुपुत्री का धर्मपति बनने के सर्वथा अयोग्य पाता हूँ। इसका कारण भी मैं आपको बतला देना उचित समझता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आदमी गुस्सैल हूँ और किसी कदर हतछुट भी, लिहाजा अपनी सुपुत्री से मेरा झगड़ा कभी न कभी अवश्य होगा और ऐसी हालत में मेरा हाथ भी अपनी आदत के अनुसार छूटेगा। यहाँ मैं ये भी बतला दूं कि मैंने ज़िंदगी में लाठी कभी नहीं चलाई। पटा बनेठी के हाथों से मैं अपनी रक्षा किसी हालत में नहीं कर सकता और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी वीर और बहादुर सुपुत्री अपनी शिक्षा का उपयोग अवश्य करेगी। लिहाजा उसकी लाठी और पटा बनेठी के हाथों से मेरी खोपड़ी सुरक्षित नहीं रह सकती। सुधार घर से ही शुरू होते हैं और बाहर के गुंडे की खोपड़ी तोड़ने के पहले उसे घर के अंदर वाले गुंडे की खोपड़ी तोड़ने का मौका मिलेगा। और आप समझ ही सकते हैं कि अपनी खोपड़ी तोड़वाने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार नहीं होगा। यहाँ मैं आपको एक अमूल्य सलाह देना चाहता हूँ। आप अपनी सुपुत्री का विवाह किसी ऐसे योग्य वर के साथ करें जो मरियल हो, दब्बू हो और आपकी सुपुत्री का फर्माबरदार नौकर बन सके। उस हालत में अपने पति की तथा अपनी रक्षा के लिए आपकी सुपुत्री अपने पटा बनेठी के हाथों का सार्थक उपयोग कर सकेगी। आपका चरण सेवक। तो दोस्तों, आज हमने सुनी कहानी पटा बनेठी, लेखक भगवती चरण वर्मा। नमस्कार।